Good morning, students. Myself, Dr. Pravesh Kumar, and मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। 11th क्लास में आपको केमिस्ट्री मिथिलेश सर ने पढ़ाई है, और अभी जब तक अपने ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तब तक केमिस्ट्री आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। और आज केमिस्ट्री का ये अपना फर्स्ट लेक्चर है, पहली क्लास है। तो यहाँ हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि 12th क्लास में केमिस्ट्री में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे आपके जो है स्क्रीन के ऊपर एक जो है कंटेंट करके आया हुआ है, इसमें यह है कि हमारे कौन कौन से चैप्टर हमको जो है पढ़ने हैं 12th क्लास के अंदर। उन सब के बारे में यहाँ पर जो है डिटेल में जो है दिया हुआ है, जिसको हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है सॉलिड स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था। मुझे पता है कि आपके मधुबन स्कूल में जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही बच्चे जो है मिक्स हैं क्लास में, तो नॉर्मली तो मैं क्लास उनकी अलग अलग भेज दिया करूँगा। अभी हम सिर्फ आज जो है वो सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए वो जो है जो अपने पीडीएफ खुला हुआ है ये इंग्लिश का ही है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है द सॉलिड स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था। आपको याद होगा 11वीं क्लास में यानी 11th क्लास में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्था। और उस चैप्टर में आपने देखा था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यानी मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसमें से लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। सॉलिड स्टेट यहाँ आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो सॉलिड से रिलेटेड जो है यहाँ पर ये चैप्टर है, जिसमें क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में है। जैसे कि हम कहें कि ठोस तो सभी होते हैं, लेकिन कुछ क्रिस्टलीय होते हैं, कुछ अक्रिस्टलीय होते हैं। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर होगा, यानी क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस होना चाहिए, वो बताया हुआ है यहाँ। क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है। और उसी के अंदर क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल वगैरह, यानी कि क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में है, ठीक है। और उसके बाद में जो है यहाँ पैकिंग है कि क्रिस्टल्स किस तरीके से, क्रिस्टल के अंदर जो कण होते हैं वो आपस में किस तरीके से पैक होकर के क्रिस्टल की संरचना को बनाते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर है, ठीक है। और जब कण आपस में बहुत सारे इकट्ठे होकर के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, तो एक उसकी संकुलन क्षमता होती है, यानी पैकिंग एफिशिएंसी, उसकी कैलकुलेशंस हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर जो है 2 चीज़ें और हैं, वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, यानी कि चुंबकीय गुण और विद्युत, जिसको हम कहते हैं विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है ठोसों की। यहाँ पे हम बेसिकली बैंड थ्योरी पढ़ते हैं इसके अंदर, और जिसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को, यानी चालक, अर्धचालक और कुचालक जो होते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। जो ठोसों में दोष होते हैं, यानी इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, इम्परफेक्शन इन सॉलिड, यानी कि ठोसों में जो दोष हैं वो भी इस चैप्टर के अंदर अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है ये। देन उसके बाद में आता है सॉल्यूशन। सेकेंड नंबर चैप्टर जो है वो अपना सॉल्यूशन है, जिसके अंदर बताया गया है कि सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं। आपके कोर्स में सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो कोर्स में है, तो उन लिक्विड सॉल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें जो है अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। और उसमें जो है एक आपके राउल्ट का नियम लगेगा, राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट के अकॉर्डिंग जैसे आपने देखा था गैसेस 2 टाइप की होती हैं, आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस, जिसे हम रियल गैस कहते हैं, यानी कि आदर्श गैस हैं और वास्तविक गैस हैं। वैसे ही सॉल्यूशन भी 2 टाइप के होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि आदर्श और अनादर्श विलयन, ठीक है। तो क्या होते हैं आदर्श विलयन, क्या होते हैं अनादर्श विलयन, किस तरीके से उन्हें डिफ्रेंशिएट किया जाता है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देन उसके बाद में इसके अंदर एक और चीज़ है, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी अणुसंख्यक गुणधर्म। और अणुसंख्यक गुणधर्मों से हम किस तरीके से
अणुभार निकालते हैं, यानी मोलर मास किस तरीके से निकालेंगे, वो चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। ठीक है। थर्ड जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, यानी जिसे हम वैद्युत रसायन कहते हैं। आपको मालूम है, आपने 8th चैप्टर पढ़ा है क्लास 11th के अंदर। क्लास 11th के अंदर चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रिडॉक्स अभिक्रियाएं, जहाँ पे आप जानते हैं कि ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण अंक का कम होना अपचयन होता है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो रिडक्शन है। ठीक है। और दोनों किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं तो वो क्या कहलाती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। तो इतना ही आपने पढ़ा है, उसको और फर्दर एलोबरेट किया गया है, यहाँ के और ज़्यादा बढ़ाया गया है इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने को मिलेंगे। आपने डेनियल सेल वगैरह पढ़ रखा है, वही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। और यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है बैटरीज। आपको मालूम है बैटरीज का अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है अपन कह सकते हैं कि यूज़ है। हम टॉर्च, घड़ी, फ़ोन, खासकर जो अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह होते हैं, गाड़ियाँ, इन सब के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैटरीज यूज़ करते हैं। कुछ बैटरियाँ आपने देखा है कि हम इस्तेमाल करते हैं फिर फेंक देते हैं, यानी वो यूज़ एंड थ्रो होती हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो बार बार, जैसे हम क्या करते हैं, वापस चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे अपने मोबाइल की बैटरी। मोबाइल की बैटरी को आप जानते हैं कि अपन जो है बार बार डेली ही रिचार्ज करते रहते हैं, रिचार्जेबल होती हैं। गाड़ियों की जो बैटरियाँ होती हैं वो रिचार्जेबल होती हैं। ठीक है। और आपने देखा होगा कि घड़ी वगैरह के जो सेल होते हैं वो क्या है, यूज़ एंड थ्रो होते हैं, उन्हें हम बार बार चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है। तो इस आधार पर बैटरियों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देन उसके बाद में फ्यूल सेल और कोरोजन। कोरोजन आप जानते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन जिसको हम कहते हैं, यानी जंग लगना। ठीक है। वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल ही प्रोसेस है, तो वो भी इसी के अंदर पढ़ेंगे। देन उसके बाद में जो 4th नंबर चैप्टर आता है वो है केमिकल काइनेटिक्स का। हिंदी में इसे कहते हैं रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी। देखिए, जिस तरीके से आपने देखा है कि गाड़ियाँ सड़कों पे चलती हैं और उसकी हम एक स्पीड, एक वेलोसिटी निकालते हैं, गति निकालते हैं, उसी तरीके से जो रसायन होते हैं, यानी जो केमिकल्स हैं, वो आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वो किस स्पीड से, या हम कहें कि केमिकल्स की क्या वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से वो आपस में रिएक्ट हो रहे हैं और क्या क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, या क्या कंडीशंस होंगी रिएक्शन के ऊपर जिसकी वजह से रिएक्शन कंप्लीट हो, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। ठीक है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ केमिकल्स, वो हम स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है। देन उसके बाद में आता है अपने सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री जो है बेसिकली जो सरफेस एक्टिंग एजेंट होते हैं उनकी जो केमिस्ट्री है वो हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। इसमें 3 जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, या हम के 3 टॉपिक हैं जो हमें पढ़ना है। एक एड्जॉर्प्शन, कैटालाइसिस और थर्ड है कोलाइड्स। उसके बाद में आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, इमल्शन, कोलाइड्स अराउंड अस, ये बेसिकली सब कोलाइड के ही पार्ट है। ठीक है। तो 3 मेजर टॉपिक पढ़ने हैं इसके अंदर, एड्जॉर्प्शन, कैटालाइसिस और कोलाइड्स। एड्जॉर्प्शन का मतलब होता है अधिशोषण। देखिए, एक होता है अवशोषण, जैसे फॉर एग्जांपल पानी के अंदर आपने स्पंज को डाला और बाहर निकाला तो स्पंज के अंदर पानी पूरा सोख लिया गया, वो होता है अवशोषण, यानी कि एब्जॉर्प्शन। ए बी आता है उसमें। ठीक है। बी फॉर बॉल वाला बी। और एक होता है एड्जॉर्प्शन जिसको हम बोल रहे हैं अधिशोषण। जैसे आपने फॉर एग्जांपल चॉक को इंक में डिप किया और बाहर निकालोगे और जैसे उसको तोड़ोगे, बाहर से तो वो पूरी ब्लू दिखाई देगी, लेकिन अगर तोड़ोगे तो अंदर से वो कैसी है, वाइट। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंक है वो चौक के कहाँ हुई, सिर्फ सरफेस पर आकर के बैठी, अंदर तक नहीं गई। इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन, यानी अधिशोषण। इसमें डी आता है। ठीक है।
तो जो सरफेस पे केमिस्ट्री हो रही है, यानी किसी भी कंपाउंड के या किसी भी मैटर के ओनली सरफेस के ऊपर अगर किसी प्रकार की रिएक्शन हो रही है या कोई बॉन्डिंग हो रही है, चाहे वो फिजिकल बॉन्ड हो या केमिकल बॉन्ड हो, यानी चाहे भौतिक बंध हो या रासायनिक बंध हो, है ना, तो वो हम पढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। और इसके अंदर 3 टॉपिक है, एडजॉर्प्शन, कैटालाइसिस। आप जानते हैं उत्प्रेरक के ऊपर भी क्या हो, उत्प्रेरक की सतह पर ही जो है क्रियाकारक आकर के क्रिया करते हैं, उत्पाद बनाते हैं, चले जाते हैं। यानी कैटालाइसिस के सरफेस पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आते हैं, रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भी सरफेस रिएक्टिंग एजेंट है। कॉलाइड भी क्या है, एक सरफेस रिएक्टिंग एजेंट होता है। ठीक है, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देखिए ये जो शुरू के 5 चैप्टर हैं 1 से लेकर 5 तक, यानी कि सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, ये 5 चैप्टर जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, यानी भौतिक रसायन के। ठीक है, और उसके बाद के जो 4 चैप्टर हैं, यानी कि जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जिसको हम कहते हैं मेटलर्जी, यानी धातु कर्म। ठीक है, धातु कर्म और मेटलर्जी आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है, धातु कर्म। ठीक है, और उसके बाद में है पी ब्लॉक, देन डी एंड एफ ब्लॉक, और लास्ट में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये 4 चैप्टर जो हैं वो किसके हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, देखिए प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि धातुओं को अलग करने का जो प्रोसेस है। आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं, ये अर्थ क्रस्ट में अलग से तो मिलते नहीं, ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्स। ऑर्स का मतलब है अयस्कों के रूप में, अयस्कों के रूप में मिलते हैं, ऑक्साइड, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, इनके रूप में मिलते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये अयस्कों के रूप में मिले हैं। इन अयस्कों से धातु को अलग करना क्या कहलाता है, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। धातु को हम अलग करते हैं, और उस धातु को अलग करने का एक अपने आप में बड़ा प्रोसेस होता है, एक लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, वो प्रोसेस अपन जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, अलग अलग धातुओं के लिए, जैसे आयरन के लिए, कॉपर के लिए, सिल्वर के लिए, जिंक के लिए, इन सब के लिए क्या क्या प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं, उन्हें शुद्ध करने के लिए, उन्हें प्योर करने के लिए, वो सब इस चैप्टर के अंदर है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर एक वाटरमार्क दिखाई दे रहा होगा, एनसीईआरटी नोट टू बी रिपब्लिश्ड। ये हर पेज पे लिखा होता है। ठीक है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी की बुक की पीडीएफ है। और आप लोगों ने अगर बुक्स नहीं खरीदी है तो ध्यान रखना, आरबीएससी की अगर आती है तो आपको न्यू सिलेबस जो है 2021-22 वो वाली ही लेनी है, जो कि एनसीईआरटी जैसी ही है। बेसिकली एनसीईआरटी ही है वो, बस उस पर आगे का कवर चेंज हो जाता है। और अगर वो नहीं मिल रही है, केवल एनसीईआरटी मिल रही है, तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का ही सिलेबस आपके चलेगा इस बार। ठीक है, देन अपन वापस आते हैं अपने यहाँ पर। देखो मैंने कहा ना कि अपने एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, इन्हीं की मेटलर्जी है। फिर आते हैं अपन पी ब्लॉक एलिमेंट, जो आपका चैप्टर नंबर 7 है। आपको याद होगा 11th क्लास के अंदर भी पी ब्लॉक एलिमेंट आपके चैप्टर था, लेकिन वहाँ पर पी ब्लॉक के सिर्फ 2 ग्रुप पढ़ाए गए थे, और वो ग्रुप थे ग्रुप नंबर 13 और 14। और आपको पता है कि पी ब्लॉक के अंदर टोटल 6 ग्रुप होते हैं, यानी ग्रुप नंबर 13 और 14 पढ़ा दिया 11th में, उसके बाद ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18 ये पढ़ाए जाएंगे आपको क्लास 12 के अंदर। ठीक है, और इन ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई जाएंगी, इनके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस, और साथ में इस ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट्स के कुछ कंपाउंड बनते हैं जो कि इम्पोर्टेंट या फेमस कंपाउंड है, उनके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जैसे ग्रुप नंबर 15, और आपको मालूम है ग्रुप नंबर 15 की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद हम देखें तो ग्रुप नंबर 15 का जो एलिमेंट है नाइट्रोजन, वो N2 की फॉर्म है, यानी डाई नाइट्रोजन की फॉर्म में गैस के रूप में इस्तेमाल होता है। तो डाई नाइट्रोजन पढ़ेंगे, अमोनिया पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं जैसे कि नाइट्रिक एसिड है, फास्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म्स है ना, अपर रूप जैसे अपन कहते हैं अल्फा, बीटा, सल्फर या वो फास्फोरस रहते हैं। ठीक है, फॉस्फीन है, फास्फोरस हैलाइड है, ऑक्सो एसिड है फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, ऑक्सो अम्ल, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, यहाँ से सवाल बनता है। ग्रुप नंबर 16 में डाइऑक्सीजन पढ़ेंगे हम, ऑक्साइड पढ़ेंगे, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। ठीक है, देन आप देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर,
ऑक्सो एसिड यानी सल्फर के ऑक्सी अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ग्रुप नंबर 17 में क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड और वही ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। और उसके बाद में ग्रुप नंबर 18। तो इस तरीके से अपन पूरे चारों ग्रुप जो है इसके अंदर पढ़ेंगे। अगर लेंथ वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लेंथी चैप्टर या सबसे लंबा चैप्टर जो है वो आपका यही है, पी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद में आते हैं अपन चैप्टर नंबर 8 पे, जो कि है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि डी एवं एफ ब्लॉक या डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। आपको मालूम है जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं यानी एस और पी के बीच में आते हैं वो सारे क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। और जो पीरियोडिक टेबल में नीचे दो अलग 14 एलिमेंट के दो ब्लॉक बने हुए हैं वो क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। और वो जो दो ब्लॉक हैं वो क्या कहलाते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स, यानी लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड उन्हें हम कहते हैं। तो यहाँ पर वही है, एक तो डी ब्लॉक की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनका क्या होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टीज यानी कि सामान्य गुण जो है वो अपने कोर्स में है। उसके बाद में एफ ब्लॉक आ जाता है, और एफ ब्लॉक में आपको मालूम है लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड आ जाएंगे, ठीक है, ये। देन उसके बाद में आते हैं अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखिए एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी के होते हैं या हम कहें धात्विक गुण के होते हैं। तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और क्या बनाते हैं, आयनिक बंध बनाते हैं। पी ब्लॉक के जो तत्व है वो क्या होते हैं, सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं यानी कोवलेंट नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है। लेकिन जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक बेसिकली क्या एस और पी के बीच में आ जाता है और उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण धातुएं। और इन संक्रमण धातुओं के जो तत्व हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग प्रदर्शित करते हैं यानी उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं, ठीक है। उप सहसंयोजक बंध में क्या होता है कि बंध के इलेक्ट्रॉन तो एक ही एलिमेंट देता है लेकिन बाद में उसको शेयर क्या करते हैं, दोनों एलिमेंट करते हैं, ठीक है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो तत्व होते हैं इनके पास में क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं यानी ऑक्सीकरण अंक जो है वो वेरिएबल होते हैं और ये अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं क्योंकि इनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल और वैकेंट पी ऑर्बिटल यानी कि खाली डी ऑर्बिटल और खाली पी ऑर्बिटल होते हैं आगे वाले। इस वजह से ये एक एक इलेक्ट्रॉन ना लेकर के पूरा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं ताकि उनमें रख सकें। इससे इनकी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी यानी द्वितीयक संयोजकता पूर्ण होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म भी होगा इसका। जिस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग के लिए IUPAC ने एक नियम दिया था वैसे ही कोऑर्डिनेट कंपाउंड की नेमिंग के लिए भी IUPAC ने नियम दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की नेमिंग की जाती है, ठीक है। तो ये तो बात हुई फर्स्ट बुक की जिसमें कि मैंने आपको कहा 1 से लेकर 5 तक जो थे वो क्या थे, चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के थे। और 6 से लेकर 9 तक जो 4 चैप्टर हैं ये किसके थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे, ठीक है। इसके बाद में जो है आगे के जो चैप्टर हैं सारे वो किसके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। टोटल 7 चैप्टर और हैं क्योंकि 9 और 7 16 होते हैं, ठीक है। तो 7 चैप्टर और हैं वो सातों के सातों किसके हैं, ऑर्गेनिक के हैं। ये दोनों मिलाकर के यानी दोनों मिलाने का मतलब फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलाकर के 28 नंबर की आती है और ऑर्गेनिक अकेली जो है वो क्या होती है, 28 नंबर की आती है। इस तरीके से 56 नंबर होते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पर भी कौन कौन से आप चैप्टर्स हैं। देखिए अगर अपन बात करें तो अभी हमने ये देखा 1 से 9 चैप्टर। ये देखिए ये 1 से 9 चैप्टर हमने अभी डिस्कस किए हैं। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद में आते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू होते हैं और वो होता है चैप्टर नंबर 10 से, ठीक है, जो है अपना हेलो एल्केन और हेलो एरीन।
हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं बेसिकली। हाइड्रोकार्बन 11th क्लास में था चैप्टर, और उसके जितने भी व्युत्पन्न होते हैं यानी डेरिवेटिव्स होते हैं वो आप 12th क्लास में सीखते हो। यानी कि हाइड्रोकार्बन से उनके डेरिवेटिव किस तरीके से बनेंगे, क्या उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, वो सारी चीज़ें जो है, और किस तरीके से उन्हें बनाया जा सकता है यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, यानी उनके रासायनिक गुण, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। तो पहला है अपना जो चैप्टर वो है हेलोएल्केन और हेलोएरिन, यानी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया या हटा दिया हेलोजन से, तो बन गया हेलोएल्केन या हेलोएरिन। तो उसकी बनाने की विधियाँ, रासायनिक गुण, और साथ साथ क्या है उसके भौतिक और रासायनिक गुण भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। देन इनके अंदर सब में नेम रिएक्शंस काफ़ी हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 11 है वो क्या है, अल्कोहल फिनोल और ईथर, यानी अल्कोहल के बनाने की विधियाँ और उसके रासायनिक गुण, फिर फिनोल को बनाने की विधियाँ और उसके रासायनिक गुण, और लास्ट में ईथर को बनाने की विधियाँ और उसके रासायनिक गुण। बिल्कुल ऐसा ही इस चैप्टर में है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। सबसे पहले तो वही नामांकन रहेगा, फिर एल्डिहाइड कीटोन को बनाने की विधियाँ, फिर उनके भौतिक गुण, और उसके बाद में रासायनिक गुण, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 एमीन्स। एमीन्स में भी वही है, सबसे पहले स्ट्रक्चर दिखाएंगे एमीन्स की, है ना, और उसके बाद में वही एमीन्स की जो प्राइमरी अमीन है उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। डायज़ोनियम हैलाइड, तो उस डायज़ोनियम हैलाइड की भी क्या है प्रॉपर्टीज़ हैं, और साथ में उसकी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। देन उसके बाद में जो चैप्टर नंबर 14 आता है ये है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड और हार्मोन्स, देखिए ये 6 टॉपिक हैं इसके चैप्टर के अंदर, और ये 6 ही टॉपिक जो है अपने बायोमॉलिक्यूल्स में आते हैं, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो पॉलीमर, यानी बायोमॉलिक्यूल भी क्या है पॉलीमर होते हैं, लेकिन ये कैसे हैं नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है पॉलीमर, लेकिन इसमें पॉलीमर कौन से आएंगे जो कि हम कह रहे हैं कि लैब में प्रिपेयर करे हुए जो पॉलीमर्स हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 15 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 जो है वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का क्या यूज़ है। और आप जानते हैं कि केमिस्ट्री का यूज़ सबसे ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ आता है वो कहाँ, मेडिसिन की फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए इसका एक बड़ा पार्ट जो है वो क्या है ड्रग क्लासिफिकेशन, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। और ड्रग टारगेट इंटरेक्शन है, थेरापेटिक एक्शन है डिजीज कैमरा का, ठीक है। और फूड में कौन कौन से केमिकल काम आते हैं, है ना, क्लीनिंग एजेंट क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर बताएंगे। तो इस तरीके से करके ये अपने पूरे 16 चैप्टर होते हैं, ठीक है। हम जो है सिलेबस जो स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले करेंगे हेलोएल्केन और हेलोएरिन से, यानी चैप्टर नंबर 10 से हम ऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास, ठीक है। और वो स्टार्ट करेंगे अपन कल से। आज अपन ने सिर्फ सिलेबस का डिस्कशन किया है, कल से अपन पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।